गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की क्लास में पहला टॉपिक क्या है। क्या पढ़ रहे थे हम? दृष्टि 2025 वार्षिकी। तो शुरू करें। चलिए, पहला टॉपिक है पोलर रिसर्च वेसल। पोलर रिसर्च वेसल क्या होता है ये? पोलर रिसर्च वेसल, रिसर्च अनुसंधान करना है ना। ये एक प्रकार का विशेष जहाज होता है जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, उन कार्यों के लिए ये डिजाइन किया जाता है। पोलर रिसर्च वेसल, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, लिख सकते हैं एक विशेष प्रकार का जहाज होता है। ठीक है, जिसे ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आर्कटिक ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और वहां पर क्या है? उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिक। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान या रिसर्च कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। डिजाइन किया जाता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पोलर रिसर्च वेसल के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसने नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ समझौता किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स प्लस नॉर्वे, नॉर्वे की कौन सी कंपनी? कोंग्सबर्ग। इनके बीच समझौता हुआ है और समझौता करके उस पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके बाद क्या होगा? इस समझौते के बाद भारत पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, भारत स्वदेशी रूप से पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा। भारत सक्षम होगा पहली बार। इसका काम क्या होता है? ये जो पोलर रिसर्च वेसल है, एक तो आपने जान लिया वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च जो किए जाते हैं उसके लिए हैं। अगर इसकी बात करें तो आइस ब्रेकिंग, बर्फ तोड़ने की जो इसकी क्षमता होती है, बर्फ तोड़ती है। उत्तरी ध्रुव में आप देखते होंगे बड़े स्तर पर वहां पर बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ को तोड़ने का भी काम करता है ये। रिसर्च होते ही हैं, आपने जाना, लेबोरेटरी होगी इसमें, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सेम जो इससे इस रिसर्च वेसल के माध्यम से आर्कटिक अंटार्कटिक क्षेत्रों में जो अनुसंधान किए जा रहे हैं उनको क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी, जिसका उपयोग किस में करेंगे? राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR। क्या है ये NCPOR? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। कहाँ स्थित है? NCPOR कहाँ स्थित है? गोवा में, है ना। और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के
अधीन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। इसके द्वारा अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में जो अनुसंधान है उन्हें किया जाएगा, तो उसमें और मदद मिलेगी, ठीक है, और बेहतर हो पाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है अगला टॉपिक? कासम पट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन। इसे कासम पट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन, ये जो है तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये तमिलनाडु का दूसरा, कौन सा? दूसरा जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। ध्यान रहेगा। बात करें ये अगर दूसरा है तो पहला कौन सा था, यहीं पर लिख लें। पहला जैव विविधता स्थल, तमिलनाडु में ही, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का, तमिलनाडु में। अटिरापट्टी गांव, याद आया, न्यूज में आया था। अटिरापट्टी गांव जो कि मदुरै जिले में है। इसे पहला जैव विविधता स्थल तमिलनाडु का घोषित किया गया था। कब? 2022 में। अभी दूसरा घोषित हुआ है, तमिलनाडु का ही है, वो भी कासमपट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन, ठीक है। और ये जो कासमपट्टी है ये कहाँ है? डिंडीगुल जिले में, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेते हैं तो मैं आपको बताते चलूं। और ये जो जैव विविधता स्थल है, जून 2025 तक भारत में जून 2025 तक भारत में कुल कितने हो गए हैं? 49 जैव विविधता विरासत स्थल। ये 49वां कौन सा है? अगर बात करें, कुल तो 49 है, और 49th पोजीशन पर कौन सा है? कर्नाटक, कर्नाटक स्थित श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी, श्री, ये नाम ही है, श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी जैव विविधता स्थल। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं, भारत में पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा था? पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? नल्लूर इमली ग्रोव, नल्लूर इमली ग्रोव, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये पहला था, तो अभी तो आसानी से याद हो जाएगा, पहला भी कर्नाटक में था और 49th पोजीशन पर जो है वो भी कर्नाटक में ही स्थित है ना। इसी के साथ वर्तमान में
सबसे ज्यादा जैव विविधता स्थल, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, वर्तमान में सर्वाधिक, देश में, यहाँ पर लिख लें देश में सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ है सबसे ज्यादा? सर्वाधिक ना, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कितने? 10। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में, क्या कोई जैव विविधता विरासत स्थल है? तो बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल है, जिसका नाम है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। क्या नाम है? एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल, नाम है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। घड़ियाल जानते हैं, मगरमच्छ की ही प्रजाति है, पर मगरमच्छ जैसा दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे मगरमच्छ कैसा, ऐसा, फिर ऐसे मुंह होता है ना उसका। जो घड़ियाल होता है उसका मुंह ऐसे होता है, उसकी ये जो चोंच होती है ना बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है। कहाँ पर है ये? कुकरैल में। कुकरैल कहाँ है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो आपने जैव विविधता के जितने भी क्षेत्र हैं जो घोषित हुआ है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पहला कहाँ पर था, तो ये सभी बातें जान ली आपने। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बात करें जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता विरासत स्थल जो घोषित किए जा रहे हैं, ये जैव विविधता अधिनियम एक्ट 2002 के तहत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, जैव विविधता क्या है? प्रजातियां बहुत इनरिच होती हैं वहां पर, उसके बहुत महत्वपूर्ण महत्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसने जारी की? स्विस वायु गुणवत्ता कंपनी ने, वायु गुणवत्ता कंपनी द्वारा जारी की गई, और ये 7वीं रिपोर्ट है। कौन सी? 7वीं रिपोर्ट है। वार्षिक तौर पर ये जारी की जाती है। ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वायु गुणवत्ता को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर, ये रिपोर्ट 138 देशों के
8,954 स्थानों का मूल्यांकन किया गया है, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। नंबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 138 देश चाहे तो याद रख सकते हैं। ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटर की गई है, इसमें क्या ध्यान दिया गया है? PM 2.5 डेटा का विश्लेषण किया गया है। PM 2.5 डेटा का विश्लेषण एनालिसिस शामिल है। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन से हैं? 2024 का ये आंकड़ा है, जिसके अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित देश, सबसे प्रदूषित देश या देशों की सूची क्या है? कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, एयर क्वालिटी जिनकी बहुत ज्यादा खराब है? तो कौन आएगा पहले स्थान पर? इसमें पहले स्थान पर है चाड, ये प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट रैंक। ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है, यहाँ की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड है पाकिस्तान। फोर्थ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका स्थान कौन सा है? फोर्थ। और फिफ्थ पर कौन है? भारत। कौन है? भारत। भारत का स्थान कौन सा है? फिफ्थ। ठीक है। PM 2.5 का की जो सांद्रता है अगर देखें तो भारत में कितनी है? 58.2 माइक्रोग्राम पर m³। ठीक है। और कितनी होनी चाहिए? यदि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है उसके अनुसार देखें तो WHO क्या कहता है कि कितनी होनी चाहिए? PM 2.5 कितना होना चाहिए? PM 2.5 ये करेक्ट वे नहीं है। PM 2.5। ठीक है। 5 माइक्रोग्राम पर m³ या इससे कम ये होना चाहिए। कौन बता रहा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी, सॉरी, WHO अनुसार PM 2.5 इतना होना चाहिए। है कितना? समझ गए? ओशिनिया जैसे जो क्षेत्र हैं वो सबसे स्वच्छ क्षेत्र माने गए हैं, जो कि मानक के भीतर हैं। WHO के जो मानक है उसके भीतर हैं, इसलिए वो क्षेत्र क्या होंगे? सबसे स्वच्छ होंगे। इसी के साथ जान लेते हैं विश्व के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं। दुनिया के 20 में से 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं। तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहर ये इसी रिपोर्ट में बताया गया है। अभी हम शहर के बारे में जान रहे हैं, जिसमें पहला स्थान है भारत का। और बात शहर की हो रही तो शहर का नाम बताना होगा। क्या नाम है? बर्निहाट। कहाँ पर है ये? मेघालय में। ठीक है।
इसके बाद दिल्ली, फिर कारागांदा, ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान, ठीक है। और फोर्थ मुल्लनपुर, ये कहाँ पर है? भारत में, ये भी भारत में, ये भी भारत में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आपको इस सामने से ही केवल 5 लिख रहे हैं, उसमें ही पता चल जाएगा। फिफ्थ पोजीशन पर है लाहौर, ये तो सभी को पता है कहाँ पर है, पाकिस्तान, है ना। और अगर राजधानी की बात करें तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो उसमें नाम आएगा, चाड का एक शहर है, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर 2024 के रिपोर्ट के अनुसार ही है। कुछ अपने से मत सोच लीजिएगा। क्या नाम है? आप स्वयं इसको प्रोनाउंशिएट करिएगा, ठीक है। कहाँ पर है? चाड में। ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो PM 2.5 की मात्रा यहाँ पर कितनी है? 9.91.8। इसके बाद नई दिल्ली, जो आप जानते हैं कहाँ है? भारत। यहाँ पर कितना है? 91.6, ठीक है। तो इस तरह से आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से जान लिया कि कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रदूषित है, कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और कौन सी राष्ट्रीय राजधानी शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। और WHO क्या कहता है कि कितना होना चाहिए PM 2.5। हमने ये मुख्य बातें जान ली हैं। आगे बढ़े, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है भारत के सबसे प्रदूषित शहर। कहाँ के? भारत के सबसे प्रदूषित शहर। कौन बता रहा है कि भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? एक स्वतंत्र संगठन है, CREA, CREA, ये एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसके द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर 2025 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है भारत के सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये एनसीएपी जानते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, उसका जो कार्यक्रम है, जो उसने जो भी प्रगति की है उसका क्या करता है? आकलन करती है ये रिपोर्ट। और इसके माध्यम से क्या पता चला? अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में क्या शामिल किए गए हैं? PM10 भी शामिल है। PM10 के आंकड़े लिए गए हैं। चलिए, हमें इतना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम बड़े तौर पर जानते हैं कि भारत के सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया है? CREA ने अपनी रिपोर्ट में। नाम है श्री गंगानगर, क्योंकि कोई एग्जाम में इतना डीप नहीं आएगा। श्री गंगानगर। और दूसरा है ग्रेटर नोएडा,
और दिल्ली। गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में। ग्रेटर नोएडा यूपी में। और दिल्ली तो दिल्ली में ही है। चलिए यहाँ पे आपको मैंने जो बताया है वो आप लिख ही लीजिए। PM10 शामिल है, उसे देखा गया है। अभी बार बार PM2.5 और PM10 भी अभी तो मिल गया है, इसे भी हम अभी देख लेंगे कि क्या है ये। तो जो श्री गंगानगर है राजस्थान में, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, जो शहर के नाम लिखे हुए हैं, इसमें PM10 की सांद्रता देखी गई है। PM2.5, PM10 ये क्या है? PM बार बार सुनने को मिल रहा है ना, PM2.5 या फिर PM10 क्या है ये? सबसे पहले तो PM जानते हैं। PM पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर है ना, जिसका तात्पर्य है कि ऐसे कण जो बहुत PM10 मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो सांस के माध्यम से आसानी से चले जाते हैं आपके अंदर, है ना। और फिर उससे क्या समस्या होगी? उससे समस्या, सांस से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। तो ये जो माइक्रोमीटर है के कण हैं, इनसे बचना क्या होता है? काफी मुश्किल होता है। ये व्यास है जो 2.5 10 लिखा हुआ है कण का, किसमें? माइक्रोमीटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, ये शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर, ये जो लिखे हैं ये PM10 के आधार पर है। और अगर PM2.5 के आधार पर भारत में देखें कौन सा सबसे ज्यादा प्रदूषित है शहर, तो वो होगा बर्निहाट। ठीक है, इसके बाद दिल्ली। कहाँ पर क्या देखा गया है उसके आधार पर बदल रहा है। और ये भारत ने ही क्या की रिपोर्ट प्रकाशित की है, एक स्वतंत्र संगठन है जिसने प्रकाशित की है। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मैंग्रोव स्थल गुनेरी। क्या नाम है? गुनेरी। इसे, ये जो मैंग्रोव स्थल गुनेरी है, इसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। गुनेरी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, किया गया। गुनेरी कहाँ है? ये गुनेरी, गुनेरी है गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक गांव है जिसका नाम है गुनेरी। क्या नाम है? गुनेरी। ये जैव विविधता स्थल जो घोषित किया गया है, गुजरात का, गुजरात राज्य का पहला, कौन सा? पहला जैव विविधता स्थल है। जैव विविधता स्थल है। इससे पहले भी अभी आपने जाना था एक। ठीक है, और ये जो स्थल है जैव विविधता, ये कैसा है? अंतर्देशीय मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो गुनेरी का जो मैंग्रोव वन है, एक
गुनेरी गांव में जो मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में ये वन उगते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा जहां पर गंगा नदी विसर्जित होती है वहां पर मैंग्रोव बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन कहते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल में वहां पे क्या है, मैंग्रोव वन है। तो कुछ वैसे ही मैंग्रोव मैंग्रोव वन तो वैसे ही होंगे। तो गुनेरी का जो मैंग्रोव वन है ये क्या है, एक अंतर्देशीय से क्या मतलब है, इनलैंड इनलैंड मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी सिस्टम है जो समुद्री ज्वार भाटा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, जो समुद्री ज्वार भाटा के प्रभाव से मुक्त है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ऐसी जगहों पे होते हैं जैसे इस तरफ समुद्र है या पानी है और इस तरफ स्थल है। तो जो इसका बहाव होता है या बाढ़ का पानी है या ये जल स्तर बढ़ जाए तो अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, बचाते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, अंतर्देशीय है, अंदर है। सपोज करिए यहाँ पर है तो ये तो ज्वार भाटा सभी से बच जाएगा ना, बस कुछ ऐसे ही है। दैट इज अंतर्देशीय, पूरी तरह से जमीनी स्तर पर है। ठीक है, और बहुत ही विरल भी है ये मैंग्रोव वन। अगला टॉपिक क्या है, भारत का भारत का 58th बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। किसे, माधव राष्ट्रीय उद्यान को। कहाँ है ये, शिवपुरी, एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं इसे मिलाकर, ये तो घोषित हुआ है ना। मध्य प्रदेश में 9 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं इसे मिलाकर। क्या नाम है उनके, एक एक करके नाम जान ले। कान्हा याद आया, बाघ अभ्यारण्य, फिर पेंच, ठीक है। नेक्स्ट बांधवगढ़, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सतपुड़ा, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट संजय धुबरी, आपने नाम सुना होगा, संजय धुबरी, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और रातापानी, रातापानी से क्या लगता है राजस्थान में स्थित है, नहीं, मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। और अभी जो घोषित हुआ है माधव बाघ अभ्यारण्य, ये कब घोषित हुआ है, 7 मार्च 2025 को, 7 मार्च 2025 को। ठीक है, इससे पहले नवंबर 2024 में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, नाम याद आया, बिल्कुल,
इसे घोषित किया गया था। ये किस नंबर पर था? 56। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य था गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। उससे पहले कौन से थे? चलिए उनके भी नाम एक बार लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। छत्तीसगढ़ के बाघ अभ्यारण्य टाइगर कौन से हैं? इंद्रावती, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य। क्योंकि जब मैचिंग में आए तो आपसे गलत ना हो इसलिए मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ। दूसरा है उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, ये तो आप इस नाम से परिचित हैं, अचानक मार बाघ अभ्यारण्य। और नेक्स्ट जो अभी 2024 में घोषित हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 4 हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। ठीक है। बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। कब से? 1973 से। तो 1973 से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। कितने लोगों को लग रहा है लायन? लायन नहीं, टाइगर। लायन मीन्स शेर, यहाँ पर बाघ की बात हो रही है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। भारत ने इसकी शुरुआत की थी। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक? इंदौर एवं उदयपुर अगला टॉपिक है। आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल। आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल कौन? इंदौर। कौन से शहर शामिल हो गए? इंदौर और उदयपुर। ये आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। इस सूची में आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर, वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज, इस सूची में शामिल होने वाले ये जो 2 शहर हैं, ये भारत के पहले 2 भारतीय शहर हैं। मतलब भारत के पहले हैं और 2 शहर शामिल हुए हैं। ठीक है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। इसे स्विट्जरलैंड में घोषित किया गया क्योंकि वहां पर मीटिंग हो रही थी। आर्द्र भूमियों की जो प्रमाणित शहर हैं उसके लिए मीटिंग हो रही थी और वहां पर इसी घोषणा की गई। तो 31 नए शहरों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर आपने जाना राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर इस शहर में ही 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों से ये शहर घिरा हुआ है। जैसे पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, ये क्या है? इनसे घिरा हुआ है। बात यहाँ पर आर्द्र भूमि की हो रही है तो हम ये जानना तो नहीं भूल सकते, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? जहां कहीं भी मिला है ये टॉपिक मैंने आपको बताया है, 2 फरवरी को। ये 2025 की बात कर ले, है ना। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इसका थीम क्या था? थीम है हमारे या हमारा साझा भविष्य। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। आर्द्र भूमियों का संरक्षण।
ठीक है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और 2025 में ये कहाँ पर मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसका आयोजन हुआ था भारत में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य में, ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और ये कहाँ स्थित है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये स्थित है गोंडा में। गोंडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक। भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक, इसकी स्थापना की गई है। पहला बायो बैंक कहाँ पर है? ये सुविधा पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ की गई है। जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ की गई है। कहाँ पर है? आपने पहले ही जान लिया, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर बायो बैंक, पहला बायो बैंक चिड़ियाघर का बनाया गया है। क्या होता है बायो बैंक? इसमें जानवरों के जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, सेल्स होती हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ तक कि इस सुविधा में जो मृत जानवरों के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनको भी संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को फ्रोजन जू भी कहते हैं। कैसे सुरक्षित रखते हैं? इसमें क्रायोजेनिक तकनीक के माध्यम से -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में डीएनए सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला। ये बीमारियों से जुड़ा हुआ टॉपिक शुरू हो गया है। रूबेला उन्मूलन अभियान, उन्मूलन अर्थात पूरी तरह से समाप्त करना है। ठीक है, 2025-26 ये टॉपिक है जिसका शुभारंभ किया गया है। कब किया गया इस अभियान का शुभारंभ? 24 अप्रैल 2025 को। क्या था उस दिन? विश्व टीकाकरण सप्ताह। विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन नई दिल्ली में शुरुआत की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में की गई शुरुआत। ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल के मध्य ये सप्ताह मनाया गया। ठीक है, ये तो हुई अभियान की बात की। ये अभियान खसरा और रूबेला, ये जो बीमारी है, इन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एक करके ये जो बीमारियां हैं उनके बारे में। क्या? खसरा। सबसे पहले तो इसे मीजल्स भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं, इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं ना। और ये आरएनए वायरस से होता है। किससे होता है? आरएनए वायरस से।
आप लिख सकते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है उस वायरस का मैं नाम लिख देती हूँ। ठीक है। क्या लक्षण होते हैं इसके? खसरा और रुबेला। मुख्यतः ये बच्चों को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले तो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए आपको कि ये बीमारी जो है खसरा और रुबेला दोनों बच्चों को प्रभावित करती हैं और ये संक्रामक बीमारी है। कैसी? संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? सिर्फ छुआछूत की, छूने से जो फैल जाती हैं। ठीक है। लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के? बुखार आना, खांसी और शरीर पर लाल चकत्ते जो पड़ जाते हैं, लाल चकत्ते पड़ते हैं। आपने पहले ही जान लिया ये आरएनए वायरस से होता है। तो कैसी बीमारी हो गई? वायरल बीमारी है। कैसी? वायरल बीमारी है ना? आपने अभी जाना संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है, लिख लीजिए याद रखने के लिए। छूत की बीमारी है ना, और मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। ये बीमारी मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें। और ये बीमारी हवा के माध्यम से फैलती है, छूने से भी और हवा के माध्यम से भी फैलती है। ठीक है। अब बात करें रुबेला की। रुबेला क्या है? ये भी एक तो बीमारी है। सामान्य तौर पर इसे क्या कहते हैं? जर्मन खसरा कहते हैं। रुबेला को सामान्य तौर पर क्या कहेंगे? जर्मन खसरा। ठीक है, या फिर 3 दिन वाला खसरा, इसे ऐसे भी बोलते हैं। कौन सा खसरा हुआ है? 3 दिन वाला। रुबेला और खसरा आपने पहले ही जाना क्या है, दोनों ही संक्रामक बीमारी हैं। संक्रामक है। संक्रामक क्या होता है आप जान चुके हैं। दोनों ही वायरल बीमारी हैं, वायरस से होती हैं। ठीक है, बच्चों में होती हैं, मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती हैं। बच्चों को प्रभावित कर, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों को नहीं होती, होती हैं, लेकिन ज्यादा कौन प्रभावित होता है? बच्चे प्रभावित होते हैं। इसमें जो लक्षण होते हैं वो कुछ कुछ खसरा जैसे ही होते हैं, लेकिन हल्के लक्षण होते हैं। कैसे? हल्के लक्षण होते हैं। लेकिन लेकिन गर्भावस्था के दौरान इसका संक्रमण भ्रूण के लिए क्या होता है? बेहद खतरनाक होता है। यदि रुबेला उस दौरान हो जाए तो इसका जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है ना, भ्रूण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। बेहद खतरनाक। कितना खतरनाक? इतना खतरनाक हो सकता है कि जन्मजात रूबेला सिंड्रोम ही हो सकता है। क्या होता है जन्मजात रूबेला सिंड्रोम? उसमें बच्चा बहरा हो सकता है, या फिर हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, या अन्य कोई समस्या हो सकती है। तो ये बच्चे के लिए क्या होता है? बहुत ही घातक होता है। भारत ने खसरा रूबेला को, खसरा और रूबेला ये दोनों ही वायरल डिजीज हैं, इसे 2026 तक, कब तक? 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। आपने हेडिंग देखी ना, उन्मूलन अभियान। जब कभी भी उन्मूलन लिखा होता है उसका मतलब वो पूरी तरह से समाप्त करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत ने इसे समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इससे बचाव के लिए क्या है? बचाव के लिए है वैक्सीन, जिसका नाम है MMR वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? मीजल्स,
है ना। मम्स, मम्स जानते हैं, कुछ लोगों ने सुना होगा, गलसुआ, ठीक है, और रूबेला, ये 3 वैक्सीन लगाए जाते हैं। और ध्यान रखने की बात है, मैंने आपको बताया है, खसरा और रूबेला बच्चों को तो होती ही हैं, खास तौर पर बच्चों को होती हैं, लेकिन बड़ों को भी होती हैं, ठीक है। और नोट करके आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत को मीजल्स रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 में दिया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक देखें, क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है धरनी। क्या है? धरनी। क्या है ये धरनी? धरनी, धरनी मानव भ्रूण जो होता है ना, ह्यूमन एम्ब्रियो के मस्तिष्क की 3D इमेज का क्या किया गया है? संग्रह किया गया है, और उसे ही नाम दिया गया है धरनी। उसे नाम दिया गया है धरनी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मानव भ्रूण ह्यूमन एम्ब्रियो के मस्तिष्क की कैसी उच्च विभेदन क्षमता वाली कैसी इमेज? 3D छवि, 2D नहीं, 3D इमेजेस को, 3D छवियों को क्या किया गया है? संग्रह किया गया है, और उस संग्रह को क्या कहते हैं? धरणी नाम दिया गया है, धरणी। इंग्लिश में क्या होगा? DHARANI, ये नाम दिया गया है। विशेष क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियो के मस्तिष्क की 3D इमेज का संग्रह किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, किसने किया है? ये जो इमेज है संग्रह किया है, जिसका नाम धरणी दिया गया है, इसे किसने जारी किया? जारी किया है IIT मद्रास ने। और ये इमेजेस बनाने में ब्रेन मैपिंग टेक्निक का भी प्रयोग किया गया है। ब्रेन मैपिंग टेक्निक का भी प्रयोग किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे आ जाए कि धरणी क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि धरणी क्या है। ह्यूमन एम्ब्रियो के मस्तिष्क की 3D इमेजेस का क्या है? संग्रह है, का भी प्रयोग किया गया है। धरणी वर्तमान में सबसे बड़ा, क्या? सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से सुलभ, आसान पहुंच, सुलभ मीन्स आसान पहुंच, डिजिटल डेटा बेस है। ये डेटा डिजिटली स्टोर है, डिजिटल डेटा बेस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन, नाम थोड़े अलग से लग रहे हैं, कोई बात नहीं, पर फिर भी देख लीजिए। ये क्या है? ये है पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। किससे लड़ने के लिए है भाई? स्वदेशी एंटीबायोटिक तो ठीक है, तो प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए विकसित किया गया है इसे। प्रतिरोधी संक्रमण क्या होते हैं? पहले लिख लें, फिर समझते हैं। प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए विकसित किया गया है।
रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए इसे विकसित किया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए ये बनाया गया है एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या होता है प्रतिरोधी संक्रमण? जैसे आप कोई बीमारी है, ठीक है, आपको कोई बीमारी है और आप दवा लगातार खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो और नहीं ठीक हो रही है, फिर आपने दवा का डोज बढ़ाया, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा का डोज बढ़ाया या दवा चेंज की, आप फिर उस दवा को खा रहे हो लेकिन नहीं ठीक हो रहा। एक समय के बाद क्या होगा कि आपकी जो बीमारी है उस पर दवा का असर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, दवा असर ही नहीं कर रही है, ठीक है, और आपकी बीमारी जा नहीं रही है। तो उसे उसका उपचार करने के लिए प्रतिरोधी संक्रमण उसे कहते हैं, उसका उपचार करने के लिए इसे विकसित किया गया है। इस एंटीबायोटिक को विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है इसे? VIRAC के सहयोग से विकसित किया गया है। सहयोग से विकसित किया गया। क्या है इसका फुल फॉर्म? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ये क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट PSU है, ठीक है, और जैव प्रौद्योगिकी विभाग या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया इसे? 2012 में इसकी क्या है? स्थापना है, ठीक है। और ये जो नेफिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाई गई है, पहली एंटीबायोटिक, इसे बाजार में किस नाम से उतारा गया है? मिकनाफ। क्या नाम है? मिकनाफ। नाम से बाजार में पेश किया गया है, ठीक है, लाया गया है। किसका उपचार इससे संभव है? CABP का उपचार संभव है। अब CABP क्या है? CABP का उपचार किया जा सकता है इस एंटीबायोटिक के माध्यम से। CABP क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के कारण होता है, 10 गुना अधिक प्रभावी है और इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो US, यूरोप और भारत में किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए इस एंटीबायोटिक को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, ग्लोबल TB रिपोर्ट 2024। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने जारी किया गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए कितने देशों से आंकड़े लिए गए हैं? 193 देश या फिर क्षेत्रों के आंकड़ों पर आधारित है ये रिपोर्ट, आंकड़ों पर आधारित है। बात करें इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या पता चला कि 2023 में वैश्विक स्तर पर
8.2 मिलियन नए केस दर्ज किए गए हैं 2023 में। वैश्विक स्तर पर 8.2 मिलियन क्या दर्ज हुआ है? नए केस, या आप लिख सकते हैं लोगों की संख्या। ठीक है, इसके साथ ही 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या पता चला? 1.2 मिलियन इस बीमारी से इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या जान ले कि वैश्विक टीबी जो है, सबसे पहले तो ये जान लो, ग्लोबल टीबी बर्डन, ये जान ले? नहीं, चलिए यही जान लेते हैं। ग्लोबल टीबी बर्डन, विश्व स्तर पर कितना बोझ है इस बीमारी का और कितने ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो 56% तपेदिक प्रभावित लोग। सबसे ज्यादा कहाँ पर होंगे? देखते हैं किन देशों पर सबसे ज्यादा बर्डन है, किन देशों के लोग सबसे ज्यादा इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिसमें पहला स्थान तो भारत का ही है। कितने प्रतिशत? 26% लोग इससे प्रभावित हैं, इस बीमारी से प्रभावित हैं। इसके बाद इंडोनेशिया, यहाँ पर 10%। फिर चीन, यहाँ पर 6.8%। नेक्स्ट फिलीपींस, यहाँ पर 6.8% है। और नेक्स्ट है पाकिस्तान, यहाँ पर 6.3%। तो इतने देश ही, ये 5 देश मिलकर ही कितना योगदान दे रहे हैं टीबी के लिए? 56%। मतलब इतने ही देशों में 56% टीबी से प्रभावित लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं इन देशों पर बर्डन कितना ज्यादा है और समस्या भी बड़ी है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने 2015 से 2023 के बीच टीबी के केसेस में काफी बड़ी कमी दर्ज की है। टीबी के केसेस में कितनी बड़ी कमी दर्ज की है? 17.7% की कमी दर्ज की है भारत ने इस दौरान, 15 से 23 के दौरान एक बड़ी कमी दर्ज की है, जो दिखाती है। एक कार्यक्रम चलाया था, राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, इसके प्रभाव को दर्शाता है। ये बड़ी कमी जो है दिख रही है आपको, ये इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के प्रभाव को दर्शाता है। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान, एक अभियान चलाया गया, पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान। कब शुरू हुआ ये भारत में? 9 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया, शुरुआत की गई। ठीक है, 2025 में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया था? टीबी उन्मूलन, फिर से उन्मूलन शब्द आ गया। क्या मतलब है इसका? पूरी तरह से उस बीमारी को खत्म करना। तो उसका लक्ष्य का क्या रखा गया था? किस वर्ष पूरी तरह खत्म कर देंगे? 2025 में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, भारत ने लक्ष्य रखा था। जो कि ये जो लक्ष्य रखा था, ये लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य है। 2030 में टीबी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। भारत ने उससे भी 5 वर्ष कम रखे हैं। और इस अभियान के तहत, पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान, एक पहल शुरू की थी, निक्षय मित्र पहल। कौन सी पहल? निक्षय मित्र।
पहल, और इस पहल के माध्यम से क्या किया जाता था, टीबी के मरीजों को गोद लिया जाता था, जिससे उनकी देखभाल और उनकी इलाज में मदद हो सके। ठीक है, अब हम जान लेते हैं टीबी के बारे में। हमने बहुत सारी जानकारी जान ली, लेकिन टीबी के बारे में नहीं जाना। टीबी, तपेदिक, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट में नाम है उसकी चर्चा कर लें, तपेदिक। इसके अन्य नाम भी हैं, कौन से? यक्ष्मा, इसे यक्ष्मा भी कहते हैं, या फिर क्षय रोग भी कहते हैं। कुछ लोग ट्यूबरक्लोसिस कहकर ही केवल संबोधित करते हैं, या फिर टीबी। ठीक है, ये इसके नाम हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी, एयरबॉर्न डिजीज भी है। ये हवा के माध्यम से फैलती है। आप कह सकते हैं ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी? बैक्टीरियल डिजीज है। जब बैक्टीरियल डिजीज कह रहे हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया से फैलती है ये बीमारी। तो प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ये इस बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, किसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ये बीमारी? फेफड़ों को। फेफड़ों को प्रभावित करती है सबसे ज्यादा, मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। एयरबॉर्न डिजीज है, मैंने आपको बता दिया, हवा के माध्यम से फैलती है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? लक्षण है 2 सप्ताह से यदि अधिक खांसी आए तो डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। ठीक है, 2 सप्ताह से अधिक खांसी, कोई लापरवाही नहीं करनी, नहीं तो बड़ी समस्या हो सकती है। वहीं इस बीमारी से बचने के लिए ना हो, बच्चों को एक टीका लगाया जाता है। कौन सा? बीसीजी का। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को, इन्फैंट बेबी। नवजात शिशु किसे कहते हैं? जो 0 से 1 साल, उसका 1 साल से पहले का जो समय होता है, उसमें नवजात शिशु कहते हैं उस बच्चे को। तो नवजात शिशु को लगाया जाता है, किसके लिए? बचाव के लिए, कि उसे ये समस्या ना होने पाए। ठीक है, क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? बिल्कुल है। क्या है इलाज? डॉट्स, सुना होगा आपने, डॉट्स। डॉट्स के माध्यम से इसका इलाज किया जा सकता है, किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं डॉट्स पद्धति से करते हैं इलाज। डॉट्स पद्धति से इलाज करते हैं। अब प्रश्न है, डॉट्स क्या है? डॉट्स, DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। क्या है? ट्रीटमेंट। फिर शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, एज फॉर शॉर्ट कोर्स। और ये डॉट्स मुफ्त मिलता है, याद रखना है, इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। लेकिन क्या है, ये जो डॉट्स का इलाज है, इसका पूरा कोर्स करना पड़ता है, पूरा कोर्स करना पड़ता है। पूरा कोर्स करना क्या है? जरूरी है। अब प्रश्न है, अगर पूरा कोर्स ना हो, बीच में छूट जाए, तो आपको फिर से पूरा कोर्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में छूट गया तो उसके बाद फिर से खाने लगेंगे तो रिकवर, ऐसा नहीं है। एक बार अगर ब्रेक हो गया तो आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है
भारत किससे मुक्त हो गया है? किस समस्या से? ट्रैकोमा मुक्त। ट्रैकोमा एक बीमारी है, कहाँ होती है? नेत्र रोग है, इससे मुक्त हो गया है। भारत इससे क्या हो गया है? मुक्त हो गया है, ट्रैकोमा मुक्त, है ना। भारत ने ये जो बीमारी है ट्रैकोमा, इससे 2024 में भारत ने इसका क्या कर दिया है? उन्मूलन। क्या कर दिया है? उन्मूलन, मतलब पूरी तरह से खत्म, है ना। यही मतलब होता है ना। बिल्कुल। और इसकी घोषणा किसने की है कि भारत मुक्त हो गया है इससे? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी घोषणा की है। कब की है? 8 अक्टूबर 2024 को। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है, ट्रैकोमा मुक्त देश बन गया है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैकोमा मुक्त तीसरा देश बन गया। अब प्रश्न है, भारत तो तीसरा देश बन गया, तो पहले और दूसरे कौन से देश हैं इस क्षेत्र के? है ना। तो इसके अतिरिक्त कौन है? इससे पहले, पहले लिख देते हैं। इससे पहले वाले देश कौन से हैं जो मुक्त हुए हैं? वो है नेपाल और म्यांमार। ये क्या है? ट्रैकोमा मुक्त हैं। इस बीमारी से, ये जो आंखों की बीमारी है, इससे मुक्त देश हैं। अगर विश्व भर में देखें तो भारत सहित 21 देश ट्रैकोमा मुक्त हो चुके हैं। भारत सहित कितने देश इससे मुक्त हो गए हैं? 21 देश ट्रैकोमा मुक्त। ठीक है, ट्रैकोमा के बारे में जाने, क्या होता है ट्रैकोमा? ट्रैकोमा एक नेत्र रोग है। क्या है? नेत्र रोग है, आंखों में होने वाली बीमारी है ये। इसे आंखों में रोहे जानते हैं? रोहे की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी बीमारी? रोहे की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैसे होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी होती है, इन्फेक्शन के कारण, जिसमें क्या प्रभावित होता है? आंखों में कार्निया। आंखों में जो कार्निया होती है, आप देखते होंगे एक पतली परत आपके आंखों पे चढ़ी है, वही क्या है? कार्निया है। तो कार्निया जो है वो क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कार्निया क्षतिग्रस्त या डैमेज हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, भारत की बात कर लें। भारत 1963 से क्या किया है? भारत सरकार ने WHO और यूनिसेफ के सहयोग से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम, इसे नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और 1976 में एक और कार्यक्रम लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा। क्या है वो? राष्ट्रीय नेत्रहीनता। ये भारत सरकार के प्रयास हैं इसे समाप्त करने के लिए या ट्रैकोमा मुक्त करने के लिए। और दृष्टि
हानि नियंत्रण कार्यक्रम। नाम आपको नहीं याद रहेंगे, कोई बात नहीं, आप बस इतना जान लीजिए कि भारत सरकार ने ये प्रयास किए हैं। ये जो कार्यक्रम था 100% क्या था, सेंट्रल सेक्टर था। मीन्स केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम का पूरा खर्च वहन किया। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है एम पॉक्स का पहला टीका। क्या है, एम पॉक्स का पहला टीका। ठीक है, एम पॉक्स जनरली आप इसे जानते हैं क्या, मंकी पॉक्स, है ना, वही है एम पॉक्स। ठीक है, तो WHO ने वयस्कों में, बड़े लोगों में, ठीक है, वयस्क मतलब क्या, बड़े लोग, उनमें जो एमपॉक्स हो रहा था उसके लिए टीके की मंजूरी दी है। तो एमपॉक्स का जो पहला टीका है, क्या है वो पहला टीका, इस टीके की मंजूरी दी है बड़ों में जो एमपॉक्स हो रहा है उससे निपटने के लिए। टीके का नाम क्या है, टीके का नाम MVABN, ये है नाम। इसका कुछ फुल फॉर्म होगा, चलिए देख लेते हैं। मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बवेरियन नॉर्डिक, ये इसका फुल फॉर्म है टीके का। ठीक है, इस टीके का निर्माण किसने किया, डेनमार्क की एक कंपनी है जिसका नाम है बवेरियन नॉर्डिक कंपनी, ये डेनमार्क में स्थित है। आपने लास्ट में देखा ना, BN बवेरियन नॉर्डिक। ठीक है, और इस टीके की मंजूरी पहले ही कहाँ दी जा चुकी है, US में, स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर में, कनाडा में, UK में। यहाँ पर क्या की गई है, इस टीके की मंजूरी दे दी गई है इस्तेमाल करने के लिए, मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और मूलतः ये जो टीका है, एमपॉक्स का जो टीका, पहला टीका आप देख रहे हैं, इसे अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके के रूप में विकसित किया गया था। किसके रूप में, चेचक के टीके के रूप में विकसित किया गया था। टीके 2 खुराक में दिए जाएंगे, टीके 2 खुराक में दिए जाएंगे, और ये जो 2 खुराक है इनके बीच का अंतराल कितना होगा, 4 सप्ताह, 4 सप्ताह। ठीक है, कैसे दिए जाएंगे, इंजेक्शन के माध्यम से। इंजेक्शन के माध्यम से क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो टीका है, एमपॉक्स का जो पहला टीका है, इसे WHO ने वयस्कों में जो एमपॉक्स हो रहा है उससे निपटने के लिए इसे मंजूरी दी है। लिख ले यहाँ पर साइड में नोट करके, ये पहले लिखना था, कोई बात नहीं, साइड में लिख लेते हैं। WHO ने वयस्कों में हो रहे एमपॉक्स से निपटने के लिए या उपचार के लिए मंजूरी दी है इस टीके को। तो बड़े लोगों को ये टीका दिया जाएगा। बड़े लोग हैं, कितने बड़े, 18 वर्ष से अधिक, उन्हें 18 वर्ष से अधिक उनकी आयु होनी चाहिए, उन्हें इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा। और ये जो 2 खुराक है, वो 2 खुराक के बीच का जो अंतराल है वो कितना होगा, 4 सप्ताह का होगा। ठीक है, आप जान लेते हैं मंकी पॉक्स या एम पॉक्स के बारे में। ये
कैसे होता है? मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसके कारण होगा। तो मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होता है। लिख लेते हैं। मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले बंदर में देखा गया था, है ना? वो भी हम लिख लेंगे ताकि कोई समस्या ना हो। और ये कैसी बीमारी है? जूनोटिक डिजीज है। कैसी? जूनोटिक। क्या होता है जूनोटिक डिजीज? जो पशुओं से मनुष्यों में बीमारी ट्रांसफर होती हैं, पहुंचती हैं, उन्हें कहते हैं जूनोटिक डिजीज। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकती हैं, लेकिन जूनोटिक के लिए कंडीशन क्या है? पशु से मनुष्य में पहुंचने वाली जो बीमारी होती है उसे ही कहते हैं जूनोटिक डिजीज। इसका जो वायरस है किस परिवार का सदस्य है? पॉक्सी पॉक्सीविरिडी परिवार का सदस्य है। इसकी पहचान सबसे पहले एमपॉक्स जो बीमारी है इसकी पहचान सबसे पहले किसमें हुई थी? अभी जाना आपने। बंदरों में। कब? 1958 में। बंदरों में सबसे पहले देखा गया था। बंदरों में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स है। इसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जानते थे। मनुष्यों में कब देखा गया? 1970 में। कहां पर? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कहाँ है ये? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। और 2022 में जो मंकी पॉक्स नाम था इसका नाम बदल दिया गया और हो गया एमपॉक्स। नाम बदला गया। मंकी पॉक्स को एमपॉक्स कर दिया गया। एमपॉक्स किया गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है इस बीमारी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हैजा का नया टीका। किसका? हैजा का नया टीका, नई वैक्सीन हैजा की। क्या है उसका नाम? नाम है हिलकॉल। HILLCHOL ये नाम है। किसने लॉन्च किया है इसे? लॉन्च किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। ठीक है, बनाया किसने इसको? भारत बायोटेक ने। इसका विकास किसने किया इस टीके का? भारत बायोटेक ने। ठीक है, कैसी वैक्सीन है ये? सिंगल स्ट्रेन। सिंगल स्ट्रेन की वैक्सीन है और ओरल कॉलरा वैक्सीन। सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलरा। गलत हो गया ना? कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। वैक्सीन OCV। ठीक है, इसकी भी इस वैक्सीन की खुराक कितनी लेनी है? 2 खुराक। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए ये वैक्सीन सही रहेगी, उपयुक्त है। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। बच्चों के लिए उपयुक्त। 2030 तक 90% से भी कम, 90% तक मामले कम करने हैं या कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी ये वैक्सीन। कौन सी? हिलकॉल। हैजा। क्या नाम है दूसरा? कॉलरा। ये क्या है? एक संक्रामक बीमारी है ना? थोड़ा बीमारी के बारे में भी तो जान ले। हैजा, आपने नाम में ही देखा कॉलरा। ठीक है, क्या है ये?
संक्रामक बीमारी है। कैसे होती है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल डिजीज है। कहते हैं ना वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा, कॉलेरी बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका फैलाव कैसे होता है, कैसे फैलती है? दूषित पानी से, गंदा पानी आपने पिया, दूषित भोजन है ना। और क्या तरीका हो सकता है? अधपका खाना है, ये सब माध्यम बनते हैं। क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के? इस बीमारी के लक्षण हैं उल्टी आना, दस्त लगना, बहुत तेज प्यास लगना, ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। कमजोरी आना, कमजोरी, चक्कर, तो तुरंत क्या करें? डॉक्टर से संपर्क करें, या अन्यथा अधिक देरी होने पर क्या होगा? मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में। प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में जो एग्जाम में एक या दो तो जरूर आते हैं, दो ना भी आए तभी एक हमेशा आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले खान क्वेस्ट, कौन सा युद्धाभ्यास है? खान क्वेस्ट। किसके बीच हुआ? बहुराष्ट्रीय है, कोई दो राष्ट्र नहीं है, बहुराष्ट्रीय है, जिसमें भारत शामिल था, ठीक है। और कहां पर हुआ? मंगोलिया में, उलन बटोर, मंगोलिया में आयोजित हुआ, मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित हुआ। यहाँ पर लिख लें आयोजन, ठीक है, यहाँ भागीदार, ताकि स्पष्टता रहे। और ये युद्ध अभ्यास बार बार मुझे भी ना लिखना पड़े और आपको भी समझने में समस्या ना हो, ठीक है। मैं लाइन ही खींच देती हूँ ताकि कोई डाउट ना होने पाए। चलिए अगला क्या है, कौन सा अभ्यास है? नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। अगर ईयर से कंफ्यूजन हो रहा हो तो बता दूं, खान क्वेस्ट जून 2025 में ये सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? ये भी जून में ही हुआ है, सबसे पहले तो जून 2025, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया, इसमें दो भागीदार देश हैं, कौन? भारत और मंगोलिया, है ना। कहाँ पर हुआ है यह अभ्यास? यह अभ्यास हुआ है मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया में। मंगोलिया में कहाँ? उलान बटोर में। नेक्स्ट कौन सा है? शक्ति, शक्ति सैन्य अभ्यास, शक्ति युद्ध अभ्यास। बार बार मैं नाम पूरा नहीं लिखूंगी, शुरुआत है इसलिए बता रही हूँ आपको। कहाँ पर हुआ? उससे पहले जानते हैं किन दो देशों के मध्य ये अभ्यास होता है? भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में इस अभ्यास का आयोजन हुआ है, फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ? फ्रांस में कैंप लॉस जैक
में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अभ्यास डस्ट लेक। डस्ट लेक किन दो देशों के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। उज्बेकिस्तान कहाँ हुआ है? पुणे में। पुणे में हुआ है। पुणे में कहाँ? औंध में। ठीक है, नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाला ये अभ्यास है। कहाँ हुआ है ये? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? काकीनाडा में। काकीनाडा। ठीक है, नेक्स्ट डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। एक नहीं, कई सारे राष्ट्र मिलकर इस अभ्यास को करते हैं। कहाँ आयोजित हुआ है? यूएई में। कहाँ पर? यूएई में। यूएई में कहाँ पर? अल दफरा एयरबेस में। अल दफरा एयर बेस में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है? इंद्र। इंद्र 2025 किन दो देशों के मध्य होता है ये अभ्यास? भारत और रूस के मध्य होता है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? नौसैनिक। नौसैनिक से तात्पर्य? नौसेना किसे कहते हैं? जल सेना, वायुसेना, नौसेना। हाँ, नहीं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। अभी बताइए। तो जल पर जो अभ्यास होगा उसे ही कहेंगे नौसेना, नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, कहाँ हुआ है ये? सबसे पहले तो इसके 2 चरण हैं और चेन्नई में हुआ है। चेन्नई में बंदरगाह चरण। ठीक है, और इसका जो समुद्री चरण है वो बंगाल की खाड़ी में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं और हमें चेन्नई याद है, बंगाल की खाड़ी नहीं याद है, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आए हैं और कई बार आए हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? खंजर। खंजर युद्ध अभ्यास जो मार्च 2025 में हुआ है। किसके बीच है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य। भारत एवं किर्गिस्तान के मध्य होता है ये अभ्यास। कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और जापान। ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर हुआ है? जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में। आप कह सकते हैं जापान में। सबसे पहले तो जापान में। जापान में कहाँ? पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? नेक्स्ट है बोंगो सागर। बोंगो सागर और कॉरपैट युद्धाभ्यास 2025। ये किसके मध्य हुआ है? भारत और
बांग्लादेश के मध्य ये अभ्यास होता है। कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है अभ्यास? कटलेस एक्सप्रेस। कौन सा है? कटलेस एक्सप्रेस। ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, ध्यान रखना। ठीक है। कहाँ हुआ है? पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में। कहाँ आयोजित हुआ है? पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? वरुण युद्धाभ्यास 2025 किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ये नौसेना का अभ्यास है। ठीक है। पानी याद रहेगा। ठीक है। कहाँ हुआ है ये? अरब सागर में। अरब सागर में ये अभ्यास हुआ है। कौन सा? वरुण। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन युद्धाभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और मिस्र, इन दो देशों के बीच होने वाला विशेष अभ्यास है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? नेक्स्ट है अभ्यास एक्वेरियम। कौन सा? एक्वेरियन। ये किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ है? मालदीव में आयोजित हुआ है। आयोजित है ना, 2025 में। नेक्स्ट देखें कौन सा है? सूर्य किरण। सूर्य किरण युद्धाभ्यास कौन सा? कितने हुए? 10, 15, 16, 17, 18, 18वां है ना। किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर हुआ है? नेपाल के सलझंडी में। नेपाल में हुआ है सबसे पहले तो। ठीक, इतना याद करो। फिर नेपाल में कहाँ? जहां पर हुआ है। नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? हरिमाऊ शक्ति। अभ्यास का नाम है हरिमाऊ शक्ति 2024। ठीक है। ये 2024 दिसंबर में ये अभ्यास हुआ है सूर्य किरण। इसके बाद जितने भी आएंगे वो 2024 में हुए हैं। 1 साल का है तो 1 साल के पूरे अभ्यास बताए गए हैं आपको। किसके मध्य होता है? भारत और मलेशिया के मध्य ये अभ्यास होता है ना। कहाँ हुआ है? मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में। मलेशिया में कहाँ? पहांग जिले के बैटोंग के कैंप में। पहांग जिले में। इतना काफी है। नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? नेक्स्ट है गरुण शक्ति। कौन सा अभ्यास? गरुण शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास। किसके किसके मध्य होता है ये अभ्यास? भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये संयुक्त अभ्यास होता है। कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पर हुआ? जकार्ता में। 2024 में इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? नेक्स्ट है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार
वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के मध्य। ये भी संयुक्त अभ्यास है जो कि अमेरिका में आयोजित हुआ। अमेरिका में यह अभ्यास हुआ। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में इडाहो में। कई बार अमेरिका न लिखकर आपको स्थल या उस क्षेत्र का नाम दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा अभ्यास है? विनवैक्स। विनबैक्स 2024। किन दो देशों के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास है? भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? अंबाला एवं चंडी मंदिर। अंबाला एवं चंडी मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद। कौन सा अभ्यास है? ऑस्ट्रा हिंद 2024। ये किसके बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर हुआ है? पुणे में। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि वॉरियर। नेक्स्ट युद्धाभ्यास का नाम है अग्नि वॉरियर 2024। किसके बीच होता है ये युद्धाभ्यास? एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली ये जो एक्सरसाइज है, कहाँ हुई है? देवलाली में। कहाँ पर? देवलाली में। देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है? नसीम अल बहर 2024 अक्टूबर। किन दो देशों के मध्य होती है ये एक्सरसाइज? भारत और ओमान के मध्य। ओमान के मध्य होने वाली द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है ये नौसेना का। कहाँ पर हुआ है? गोवा के तट पर। गोवा के तट पर ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट कौन सी है? काजिंद। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज 2024। किसके बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? औली में। ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। कौन सी? सिम्बेक्स 2024। किनके मध्य होती है? भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली ये एक्सरसाइज है। ये भी नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है। कहाँ पर हुआ है? दो चरणों में हुई है ये एक्सरसाइज। बंदरगाह चरण में विशाखापत्तनम में हुई है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। ठीक है। और समुद्री चरण में बंगाल की खाड़ी में। इस एक्सरसाइज के दो चरण हैं। इस एक्सरसाइज को दो चरण में कंप्लीट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज। कौन सी? मालाबार एक्सरसाइज 2024। ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। एक देश नहीं, कई देश इसमें शामिल होते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये एक समुद्री अभ्यास है। क्या है? समुद्री
अभ्यास है। कहाँ पर हुआ है यह अभ्यास? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। यह अभ्यास कब शुरू हुआ था? वर्ष 1992 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अल नजाह। कौन सी? अल नजाह। सितंबर 2024 में ये एक्सरसाइज हुई है। किसके किसके मध्य होती है? भारत और ओमान के मध्य। आप देखिए ओमान के, भारत की ओमान से लेकर एक और एक्सरसाइज आपने थोड़ी ही देर पहले पढ़ी है। ऐसे क्या करना है, भारत की किसी देश के साथ अगर एक से अधिक एक्सरसाइज हो रही है, उन्हें क्या करना है, एक जगह एकत्रित कर लेना है, जिससे आपको याद रहे। याद करने में क्या होता है, फिर आसानी हो जाती है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है वो? नसीम अल बहर। ओके, तो कहां पर हुई है ये एक्सरसाइज आयोजित? ओमान में। और नसीम अल बहर कहाँ आयोजित हुई थी? गोवा के तट पर। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। नाम ही है युद्ध अभ्यास, ये मत सोच लीजिएगा ये एक्सरसाइज अभी नाम लिखा जाएगा। किसके मध्य होती है? भारत और अमेरिका के बीच ये एक्सरसाइज होती है। कहाँ पर आयोजित हुई है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो कि अगस्त 2024 में हुई है। किसके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। श्रीलंका। कहाँ पर आयोजित हुई है? श्रीलंका में। श्रीलंका में कहाँ? मदुरु ओया में। ठीक है, और लास्ट है मैत्री एक्सरसाइज जो कि हुई है जुलाई 2024 में। किसके बीच होती है? भारत और थाईलैंड के मध्य। भारत और थाईलैंड के मध्य ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और कहाँ पर हुई है ये एक्सरसाइज? थाईलैंड में आयोजित हुई है। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड में आयोजित हुई है। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको जितने भी प्रमुख एक्सरसाइजेस थी 2024-25 में जो हुई हैं वो सारी आपको बता दी हैं। आपका काम है उसे रिवाइज करना। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।